आदाब नाजरीन, वकील साहब में आप सभी का खैर मकदम है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कई लोगों के अपने कई ज़ाती मसाइल भी हैं और जब ये मसाइल कई उलझनों को पैदा कर देती हैं, कई शक व शुबात को पैदा कर देती हैं, कई मसाइल पैदा कर देती हैं, तो मामला कानूनी तरफ भी बढ़ जाता है। यानी कई बार छोटे छोटे मसाइल कानूनी शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं जब वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं। तो उन्हीं कानूनी मसाइल में आपकी मदद के लिए न्यूज़ 18 उर्दू ने ये ख़ास पेशकश लाई है वकील साहब, जिसमें आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर फ़ारूक खान साहब, जो कि सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपकी कानूनी उलझनों को, आपके मसाइल को किसी हद तक कम करने की कोशिश करेंगे अपने मुफीद मशवरों के ज़रिए। तो आप अपने कानूनी मसाइल को कम करना चाहते हैं या उस सिलसिले में कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इन नंबरात पर आप हमसे रब्ता करें। और फ़ारूक खान साहब जो कि आपके साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं, काफ़ी तजुर्बेकार हैं, आपके किसी भी कानूनी मसले का इंशाल्लाह यहाँ पर बेहतर अंदाज में जवाब देने की कोशिश की जाएगी, आपके मसलों को हल करने की कोशिश की जाएगी। तो फ़ारूक खान साहब, आपका खैर मकदम है। वकील साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तमाम कारोबार ठप हुए, लॉकडाउन अनलॉक की तरफ जा रहे हैं। आपने पिछली बार भी कहा था कि कानून नहीं रुकता, कानून अपना काम करता है, अदालतें अपना काम कर रही हैं। भले ही इतने मुश्किल हालात में भी अदालतें अपना काम कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोगों के मसाइल हैं कि कुछ रुके हुए हैं, कुछ ठहरे ठहरे से लग रहे हैं कि भाई हमारा मसला कब हल होगा। तो अदालतों में जो मुकदमात अभी देखे जा रहे हैं, प्रायोरिटी क्या है, किस तरह के मुकदमात अभी चल रहे हैं, ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि हम अपने कानूनी मसले को अदालत तक ले जा सकते हैं आसानी से। फ़ारूक साहब। जी जिलानी साहब, देखिए लॉकडाउन के फर्स्ट लेग में जी भी कोर्ट्स फंक्शन कर रहे थे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा जी कि डोर्स ऑफ जस्टिस कुड नॉट बी क्लोज्ड, इंसाफ के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते जी। तो लॉकडाउन के पीरियड में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स सारी चलती रही, इवन कुछ जगह पे तो ट्रायल कोर्ट्स फिजिकल भी चली, सारे वो नॉर्म्स को फॉलो करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को जी। और अब धीरे धीरे चूंकि ये वक्फा काफी लंबा हो गया जी, तो अभी एक महीने से, उससे पहले से नॉन अर्जेंट मैटर्स भी कोर्ट्स ने लेना शुरू कर दिए हैं। ठीक। तो पहले तो ये था कि सिर्फ जो अर्जेंट मैटर्स होंगे जिसमें इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है, कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत है, वो मुकदमे सुने जाएंगे। लेकिन उसके बाद ये भी हुआ, जैसे हमारी दिल्ली हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट जो है वो नॉन अर्जेंट मैटर्स को भी अब ले रही है। राइट। हाँ, अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे ट्रायल कोर्ट्स में भी, हाँ बल्कि ये भी दिल्ली में तो ये भी रेगुलेशन आ गया कि ट्रायल कोर्ट्स भी चलेंगी वर्चुअल मोड पे और रेगुलर मैटर्स लेंगी जी। और बाकी स्टेट्स में ट्रायल कोर्ट्स खुल भी गई हैं, फिजिकल हियरिंग भी हो रही है जी। तो धीरे धीरे चीजें सिस्टम पे आ जाएंगी। ये एक पैंडेमिक की सिचुएशन से हम लोग अभी दो चार हैं जी, और इंशाल्लाह इसे जब बाहर निकलेंगे तो चीजें अपने आप आ जाएंगी। अभी आपके व्यूअर्स को मैं ये इत्मीनान दिला सकता हूँ कि अगर उनका कोई बहुत अर्जेंट मैटर है तो वो मुकदमा सुना जाएगा कोर्ट में, ऐसा नहीं है कि उनको वापस कर दिया जाएगा। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। लोगों को ये एक यकीन तो आपने दिला दिया कि आपका मसला अगर इतना पेचीदा और इतना अर्जेंट है तो ज़रूर आपको सुना जाएगा। आइए कॉलर्स की शुरुआत करते हैं। कॉलर हमारे साथ पहले जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, मैं अपने कॉलर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी आवाज़ फ़ोन पर सुने, टीवी पर नहीं। जब आप कॉल करें और वकील साहब से सवाल करें तो आप अपनी टीवी की आवाज़ प्लीज़ बंद कर दीजिए और फ़ोन पर सारी बातचीत कीजिए और जवाब भी सुन सकते हैं आप। जी हेलो। जी जी हेलो हेलो, कौन कहाँ से? जी मैं सईद मुश्ताक अहमद बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के उड़ी क्षेत्र से। जी बताइए, आपका सवाल क्या है? मैंने 2017 में अपना एक केस हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर में दायर किया है। ठीक जी, मगर आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा जी जी। मैं पहले मुलाजम था SRTC में, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में। जी।
मेरा एक पीरियड है दाइजनान जी, तो उसके मुताबिक मैंने अपने वकील साहब के पास केस दायर किया था जी, लेकिन अब अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ठीक, वकील साहब कुछ जानना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ। चलिए ठीक है, आपकी बात, आपके सवाल का जवाब। ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है जी कि हमारे मुकदमे की सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक, बहुत अमूमन हम सब लोग सुनते हैं जी, और ये भी कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जी। देखिए मसला क्या है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहली वजह यह है कि इस पे कोई दो राय नहीं है। हमारे साबिक चीफ जस्टिस कई बार इस बात को कह चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। जो पर सिटीजन पर 1000 लोग जो हमारा जजेस का रेशियो है वो बहुत कम है। और बात सिर्फ जजेस के अपॉइंटमेंट की नहीं है, बात इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की भी है। तो एक ही मुसीबत है, लेकिन उसका हल धीरे धीरे हो रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा एक जो इसका एक मसला ये भी है, लेकिन इस चैलेंजिंग पोजीशन में भी मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा जी कि मुकदमे की पैरवी कैसे हो रही है, इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज किया, उस पर कोई कोर्ट को इमीडिएट अटेंशन की जरूरत नहीं है, कोर्ट ने एडमिट कर लिया और अपने टर्न पे डाल दिया कि अब ये टर्न पे सुना जाएगा जी। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका सुना जाना बहुत लाजमी है अभी, तो आप बिल्कुल कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप एंट्री में एप्लीकेशन वगैरह फाइल कर सकते हैं, प्रीपॉन्डमेंट ऑफ डेट की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जी। ये इस चीज पे डिपेंड करती है जिलानी साहब कि आप अपने मुकदमे की पैरवी कितने शिद्दत से कर रहे हैं। अब आप अगर पैरवी नहीं कर रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट ये करें कि मुकदमे अपने आप लगेंगे, अपने आप होगा, तो अपने आप तो कोई चीज भी नहीं हिलती है। तो मैं लोगों को यही कहूंगा कि चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट्स मैटर को सुनती हैं, उनका निपटारा करती हैं, लगते हैं, लगाते हैं मैटर्स। तो उसके लिए ये कि वो अच्छे से पैरवी करें और कोशिश, अगर कोर्ट उसको देखेगी कि ये अर्जेंट है तो बिल्कुल सुनेगी। अगर आप उस कोर्ट के फैसले से डिससेटिस्फाइड हैं तो आपके पास राइट है, आप ऊपर हायर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट का मामला है तो डीबी में, डीबी का मामला नहीं है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पे आप चैलेंज कर सकते हैं जी। जी चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि जनाब को अपने जवाब मिल गया होगा सवाल का। एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर जी, बताएं, सवाल करें। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं श्रीनगर कश्मीर से जी। सवाल करें। वकील साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपके नजर में धारा 370 के बारे में आपकी क्या राय है? सर ये क्या हिंदुस्तान गवर्नमेंट उसको उठा सकती थी? नहीं, सुनिए जनाब, ये आपके अपने कोई कानूनी मसले हैं जिसमें कोई पेचीदगी आ रही है तो आप जरूर बात कर सकते हैं। ये एक सरकार का मामला है, ये आपका अपना जाती मामला नहीं है और ना हमारा अपना मामला है। ठीक है, सरकार का एक मुल्क का मामला है। कानूनी रूप से इसकी रेखा क्या है? ठीक है, मैं चलिए ठीक है, जवाब दे देता हूँ, बात करें जी वकील साहब। देखिए ऐसा है, ये पॉलिटिकल टोन और टेनर के क्वेश्चंस तो हम लोग एड्रेस नहीं करते इस प्रोग्राम में, नंबर 1। नंबर 2 की 370 का जो फैसला है वो ऑलरेडी मैटर सब जुडाइस है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि सरकार का कदम सही था या नहीं था। सरकार के कदम को चैलेंज किया गया है, बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया है, तो ये चीजें वहीं से निकल के आएंगी कि इसमें क्या होना है और क्या नहीं होना है। इसमें कोई, जैसा आपने सही कहा जय साहब, ये कोई जाती मामला नहीं है, तो ये सब डिबेटेबल इशू है। इस प्रोग्राम में इन चीजों को हम एड्रेस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने नाजरीन से कि आप सरकारी तौर पर या इस तरह के ऐसे कानूनी मसाइल पर बात हम यहाँ नहीं करेंगे। हम उन मसलों पर बात करेंगे जो आपसे डायरेक्टली जुड़ा हो, आपका अपना केस हो, ज़ाती तौर पर आपका अपना कोई कानूनी मसला हो, उस पर आप वकील साहब से राय ले सकते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, तो आप कॉल करें और अपने कानूनी मसाइल पर गुफ्तगू करें ताकि आपको राहत मिले, आपको कुछ सहूलत मिले कि आपके जो कानूनी मसाइल है, जो केस अगर आप कहीं लड़ रहे हैं तो उसमें आपको कैसे आगे बढ़ना होगा। हेलो हेलो, लगता है अभी कॉल नहीं लगी है अभी। वकील साहब एक चीज़, फ़ारूक साहब एक चीज़ जानना चाहूँगा। मुझे इस प्रोग्राम से पहले 1-2 कॉल आई थी। अक्सर मुझसे लोग पूछते रहते हैं, उन्हें लगता है कि मैं सिर्फ यही एक कानून का एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, लगता है मेरी भी अपनी जानकारी, लेकिन माजरत चाहता हूँ, आप जब सामने हैं तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को, आम लोगों को ये पता चल जाए। एक साहब ने फ्लैट की बुकिंग की, ठीक है, उसमें उनको सिर्फ एक रसीद दी गई है कि साहब आपने अभी
जो है 2 लाख या 3 लाख रुपए कुछ आपने बयाना या जो भी रकम दी है। आगे जाकर अग्रीमेंट तय होंगे, जो कुछ होंगे उन्होंने एडवांस में ले लिया है, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से वो नहीं चाहते कि वो लें, खरीदें। अब वो पैसा लेना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है। देखिए मसला ये है कि सिर्फ रसीद है तो जो भी है वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट है जी, इसमें कोई रिटन चीज तो है नहीं जी। अब अब क्या कंडीशंस हैं, कैसे एविडेंस है, क्या उनके शरायत थे, क्या नहीं थे, क्या उनके बीच में तय तमाम हुआ जी, जबानी तौर पे, वो भी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जबानी तौर पे अगर ये तय हुआ कि साहब मैं इतने पैसे आपको बयाना दे रहा हूँ और इतने दिनों में मैं आपको पैसे दे के बाकी फ्लैट हफ्ते ले लूंगा और मैं नहीं दे पाया तो आप मेरे पैसे जो आपने लिए हैं वापस कर देंगे, तो आपको वापस करना चाहिए। अगर उसमें ये कि नहीं पैसे वापस करेंगे तो आपसे हम अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट डिडक्ट करेंगे, 10% कट के करेंगे, 20% करेंगे, 5% करेंगे या पूरा जब्त कर लेंगे। क्या है ये अंडरस्टैंडिंग, यानी ये चीजें मेंशन होना जरूरी है, सिर्फ रसीद नहीं है कि हमने आपको इतने पैसे दिए। रसीद नहीं है, अब रसीद है तो उसको वो कैसे अपने केस को प्रेजेंट करते हैं ये उन पे डिपेंड करता है। जी, जी। उनके बीच में क्या जबानी बात हुई उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। अमूमन मैं लोगों को ये कहता हूँ हमेशा और फिर से कहूंगा कि कभी भी आप कोई चीज मुआहदा करें तो उसको लिख लिया करें, चाहे उसके लिए जरूरी नहीं कि आप लंबा चौड़ा मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट ही बने, और अगर कागज पे बुलेट पॉइंट्स आप लिख लें, एक तो कम से कम एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा, सिर्फ कोर्ट और कचहरी के लिए नहीं, आपस के में बातों को साफ रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। चलिए कॉलर्स रेडी हैं, बात करते हैं। हेलो। हेलो सर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या सवाल है? सर मैं श्रीनगर कश्मीर से बात कर रहा हूँ एंड माय नेम इज आदिल खान। जी सर, आई वांट टू टॉक अबाउट 35A। जो 35A अंडर मतलब महाराजा प्रोविजन के अंडर हमें PRC प्रोवाइड किया जाता था। आदिल हमने अभी कहा था एक साहब देखिए 370 35 ये आपका अपना जाती मामला नहीं है, एक रियासत का मामला है, ठीक है? आपका अपना कोई मामला हो कानूनी तो उस पर आप जरूर बात करिए वकील साहब से, बहुत माजरत के साथ। हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। बहरहाल कोई और कॉलर है तो जोड़ते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, मैं श्रीनगर से। कौन, कहाँ से? मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ, नियाज अहमद। जी बताएं, सवाल बताएं। हाँ, सवाल ये है कि मेरी कजिन है एक, उसकी शादी 32 साल पहले हुई थी। ठीक। तो शादी के बाद शादी के दौरान उसके 2 बच्चे हो गए, लड़की और लड़का। जी। और उसी के दौरान उसने दूसरी शादी की। लड़के ने दूसरी शादी की बीवी के होते हुए भी। तो फिर ऐसा हुआ कि इसमें तलाक हो गया। उसने ऐसा किया कि उसके बच्चे अपने पास रखे इसने। ठीक। तो ऐसा हुआ कि जब शादी हुई तो उसके भी वहाँ 2 बच्चे, उस बीवी से भी 2 बच्चे हो गए। उसके बाद ऐसा हुआ कि जो बच्चे थे उसका वो लेना देना कुछ नाम नफक होता है उसने दिया नहीं। तो मसला ये हुआ कि अब उसकी बेटी वालिद हो सकती, उसकी शादी भी करवा दी उसकी माँ ने, उसका बेटा भी अभी, प्रॉपर्टी बहुत सारी है उसके पास। जी। बहुत सारी करोड़ों में प्रॉपर्टी है उसकी, मगर उसने उन बच्चों को एक दिला भी नहीं दे दिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, चलिए अभी जी वकील साहब ने सुन लिया है, आपका जवाब देंगे। जी वकील साहब। देखिए कानूनी और शरई तौर पे तो उनका हक, दोनों जो 2 बच्चे इधर 2 बच्चे उधर, दोनों का हक बनता है। और अगर ये चैलेंज है कि वो जो उनकी पहली अहलिया हैं उनसे जो बच्चे हैं उनको वो जायदाद नहीं देना चाहते, तो देखिए एक चैलेंज तो ये है कि राइट तो एक्रू राइट तभी जनरेट होता है जब जिसकी प्रॉपर्टी है वो ना हो, और उसके बाद जब उनकी जिंदगी के बाद उस पर राइट्स क्रिएट होते हैं। अब मुसीबत ये कभी कभी आती है जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि उसमें लोग प्रॉपर्टी को एलिनेट कर लेते हैं, बेच देते हैं, मॉर्गेज कर देते हैं, तो उस पर ऐसे राइट क्रिएट हो जाते हैं कि वो प्रॉपर्टी आप रिडीम न कर सकें। तो टेक्निकली और इफेक्टिवली कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप उनको रोक लें, अनलेस कि आप कोई माला फायदे दिखाएं उनके पार्ट पे कि साहब चूंकि ये ज़मीन हमें देना नहीं चाहते हैं तो इसलिए ये ज़मीनें जो उनकी दूसरी अहलियाँ हैं उनके इन्फ्लुएंस में या उनके बच्चों के इन्फ्लुएंस में वो ज़मीनों को एलिनेट करते जा रहे हैं, राइट्स क्रिएट करते जा रहे हैं ताकि कुछ हमें मिल ना पाए। ये एविडेंस पे डिपेंड करता है, बहुत केस में बहुत ज़्यादा दम नहीं होता, लेकिन अगर कोई बहुत कंक्रीट सब्सटैंशियल क्रेडिबल एविडेंस है, अगर कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हाँ ऐसा है, तो आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज तो अगर वो कोई नहीं देना चाहे तो आप कैसे ले लेंगे? जी
तो उम्मीद करता हूँ भाई को के सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। कॉल का सिलसिला जारी रहेगा। फरूक खान साहब, जिस तरह से जायदादों का अक्सर झगड़े होते रहते हैं, हमने कई बार इस सिलसिले में गुफ्तगू की है। कॉलर फिलहाल जुड़ गए, आइए जोड़ते हैं। हेलो 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 भाई, वकील साहब से बात कर रहे हैं? जी जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? करिए अपना सवाल। मैं जैसे अपने इधर मशरा से बात कर रहा हूँ भाई। मेरा एक लड़का जैसे हुमनाबाद में है भाई जी, तो उसके मेरे को मुंतखब पेपर के लिए मैं यहाँ पूरा हर जगह कोशिश कर लिया, वो नहीं मिल रहा भाई, वो नंबर नहीं है, तो कैसा निकालना बोल के पूछना है वकील। किस चीज़ का क्या है बताएं शुरू से। हुमनाबाद में मेरे बड़ों की लैंड है, ठीक, तो 100 साल पुरानी है, इनाम में मिली तो लैंड है वो। समझ गया मैं। तो मैं 14 जो सबने कोशिश कर लिया, वो पेपर कहीं भी नहीं मिल रहे उसके, जो सबने वो मुंतखब नंबर नहीं मिलता। जी जी, कर लिया नहीं, यहाँ नाम पर लिए रिकॉर्डर में भी करे तो यहाँ नहीं है बोल के बोल रहे, तो फिर उसको किस तरीके से कैसा हासिल करना, क्या करना, वो पूछना है। ठीक है ठीक है, वकील साहब बताएंगे आप, सुनिए। जी वकील साहब। देखिए, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं आपकी लाख कोशिशों के बावजूद, वैसे मैं कहूँगा कि आप रिकॉर्ड्स को और अच्छे से वेरीफाई करें। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है पुराने 100-150 साल डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में, तो कोई इशू नहीं है अगर नहीं मिलते हैं, मान लीजिए उसके बावजूद। और अगर आप उस प्रॉपर्टी पे काबिज हैं, आप कब्जे में हैं या आपके कब्जे में है, तो आप डिक्लेरेशन ले सकते हैं कोर्ट से, कोई इशू नहीं है। आपके पास और भी चीज़ें होंगी, उसकी प्रूफ, ज़मीन के कागजात नहीं होंगे पर टेलीफोन का मान लीजिए बिल है नया, कभी आपने 10-20 साल पहले लगवाया हो, बिजली का कनेक्शन का हो, गैस का हो, ये सारी भी चीज़ें आपको डिक्लेरेशन के पर्सपेक्टिव में काम देंगी। और अगर कुछ भी नहीं है और अगर आप कब्जे में है लैंड के, तो भी आप डिक्लेरेशन में जा सकते हैं। और अगर आप कब्जे में ही नहीं है लैंड के और आप ये क्लेम करते हैं कि लैंड मेरी है और वहाँ कोई और कब्जे में है, तो फिर आपके लिए ज़रा मुसीबत होगी कि आप कैसे साबित करेंगे कि ये ज़मीन मेरी है। तो ये इसके सारे जो हैं वो लेयर्स हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो 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 जी, कौन कहाँ से? हेलो जी सुन रहे हैं, बताएं। हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप टीवी पर मत सुनिए, फोन पर सुनिए प्लीज। हेलो, हाँ बताइए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हेलो, आप टीवी बंद कर दीजिए और फोन पर सुनिए। हाँ हेलो हेलो, माजरत चाहूंगा आपसे, मैं कॉल नहीं ले सकता। मैं अपने नाजरीन को एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप सवाल जवाब टीवी पर न सुने, फ़ोन के ज़रिए सुने। टीवी के वॉल्यूम को बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, बंद करके आप बातचीत करें तो बेहतर है कि आपको भी सही तौर पर सवाल जवाब सुनने और समझने को मौका मिलेगा। और कॉलर है तो आइए जोड़ते हैं। हेलो 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 साहब, वो अभी मैं जो बात कर रहा था लैंड के बारे में, वो लैंड जो हमने दूसरे वहाँ के एमएलए कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं यहाँ हैदराबाद में रहता हूँ, वो हुमनाबाद का लैंड है, हमारे लोग पहले छोड़ के आगे तो है, तो उसके लिए जो सबने क्या है वो मुंतखब पेपर नंबर जो सबने हमारे को मिल रहा नहीं कहीं। यहाँ नाम पर रिकॉर्ड ने वही तो बताया कि लैंड आपके कब्जे में नहीं है, कम से कम आपके कब्जे में रहते, आप काबिज रहते उस पर, तो किया जा सकता था बहुत कुछ। जी नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ से तकरीबन जब भी हमारे बड़े लोग 100 साल पहले हमसे छोड़ के आ गए तो लैंड 100 साल पहले ठीक छोड़ है। मैं जवाब दे देता हूँ। जी बताइए। देखिए, अमूमन हुजूर इसमें होता ऐसे है कि राइट टू एडवर्स पोजीशन क्रिएट हो जाता है। अगर मेरी ही कोई चीज है, 100 साल तो बहुत दूर की बात है, अगर मेरी किसी जायदाद पे, प्रॉपर्टी पे 12 साल से ज्यादा कोई काबिज है रह रहा और मैंने कभी उसको चैलेंज नहीं किया, मेरे पास कागज भी हैं पर मैंने कभी चैलेंज नहीं किया उसको रहने के लिए, तो कानून में मेरा राइट सीज हो जाता है, मैं लिमिटेशन पे हूँ, उसके बाद राइट टू एडवर्स पोजीशन आ जाता है। तो अगर ये क्लेम करना कि ये लैंड मेरी है, आपको साबित करना होगा कि लैंड मेरी, प्लस आपको राइट टू एडवर्स पोजीशन को भी डील करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, कुछ भी है, पुराने आपकी जो भी खानदानी शिजरा, वसीयत, जो भी चीजें हों, तो आप लेके किसी अच्छे सिविल लॉयर से मिलकर उनसे तस्करा करें। वैसे मुझे विद माय ग्रेट रिस्पेक्ट, मुझे इसमें कोई दम दिखता नहीं है, लेकिन आप एक बार आप बात करें, डिस्कस करें और एक
वैसे भी जो हम लोग यहाँ पे राय देते हैं वो आपकी बातों को सुन के और समझ के हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। हमारी राय कोई हतमी राय या फाइनल नहीं होती है, बिल्कुल, और इसको रिलाई भी नहीं करना चाहिए एज ए फाइनल। ये एक एडवाइजरी है, आपकी जानकारी, आपके इल्म को बढ़ाने के लिए है। तो आप इन चीजों को लेके और आगे मिलकर बात करें किसी लॉयर से कि अगर वो इसमें कुछ कर सकते हैं तो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो हेलो जी, कौन कहाँ से? हाँ जी, जयपुर से बोल रहे हैं जी, बताइए। जयपुर राजस्थान जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारे सिस्टर का मामला कोर्ट में चल रहा है जी, तो उसका अपना फैसला करना चाहते हैं। पहले उस लड़के ने शादी कर ली, अब किस तरीके से फैसला किया जाए? जी, फैसला किस तरीके से किया जाए? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? फैसला किस चीज का? सिस्टर का केस चल रहा है, हाँ, कोर्ट में चल रहा है जी। अब राजीनामा करना चाहते हैं, उसने दूसरी शादी भी कर ली, अब किस तरीके से फैसला किया जाए उससे? अच्छा, ठीक है, वकील साहब सुन लिया है, जवाब राजीनामा होना, अगर जो मैं इनकी बात समझ पाया हूँ जी, उसके हिसाब से ये कि मुकदमा चल रहा है पर इनका समझौता कुछ हो गया है, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर समझौता हो गया है तो आप दो ऑप्शन होते हैं उसके। अच्छी बात है कि समझौता हो गया है। राजीनामा के लिए है कि या तो आप कोर्ट से मैटर को रेफर करा ले मीडिएशन में, और मीडिएशन में एक मुआहदा बन जाएगा, वो कोर्ट की डिग्री हो जाएगी, या उसका दूसरा तरीका ये है कि दोनों लोग मिलके ऑर्डर 23 रूल 3 की एप्लीकेशन लगेगी सीपीसी की, कि भाई ज्वाइंट एप्लीकेशन, कि भाई ये मुकदमा चल रहा था, इसमें दोनों पक्षों ने ये चीजें तय तमाम की आपस में, कोर्ट उसी के हिसाब से डिग्री पास कर देगी आपके राजीनामे के बेसिस पे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया वकील साहब। कोई और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो 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 जी, कौन कहाँ से? मैं खरगोन पश्चिम निवार मध्य प्रदेश से बोल रहा था जी। सवाल करें वकील साहब से आप। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरा केस पेंशन का लगा हुआ हाई कोर्ट इंदौर। जी, हेलो, सुन रहे हैं, बताएं, वकील साहब सुन रहे हैं आपको। जी, इंदौर में पेंशन प्रकरण 2014 से लगा हुआ है सर। 2 साल में गवर्नमेंट से जवाब भी प्राप्त हो चुका, उन्होंने जवाब दे दिया, सब कुछ हो गया। 4 साल हो गए, फाइनल हियरिंग बता रहा है, फाइनल हियरिंग ही चल रहा है वो जी, और न पेशी लग रही है न कुछ नहीं। वकील से बोला जाता है तो वकील ये कहता है कि रोस्टर बना हुआ है, कंप्यूटर में डला हुआ है, एक बार आवेदन लगा चुके हैं, उसके बाद वो खारिज हो गया। 5 साल 7 साल करीब हो चुके हैं, सन 2014 का लगा हुआ है, लेकिन मेरे को पेंशन नहीं मिल रही है और मैं बहुत परेशान हूँ। जी, चलिए, ठीक है, वकील साहब ने सुन लिया है, जवाब देंगे अभी। आप दोबारा एप्लीकेशन लगाएं, अर्जेंसी दिखाएं, लिस्टिंग एप्लीकेशन बोलते हैं इसको, कि मेरे मुकदमे को लिस्ट करके सुना जाए फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में, और उसमें आप अर्जेंसी दिखाएं अपनी। क्या है कि भाई आप पेंशन न मिलने से आप रिटायर हैं, परेशानी है, फाइनेंशियल क्रंच है, जो भी इश्यूज हैं आपके, लॉयर से अपने डिस्कस करके, और आप लगाएं। और आपको अगर उसमें नहीं मिलता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में या डीबी में, अगर सिंगल बेंच में है तो कोशिश की आप कर सकते हैं। ये कोर्ट का प्रोरोगेटिव है कि आपकी जो अर्जेंसी है, कोर्ट उसको मेरिट पे कंसिडर करने के बाद इस अंजाम तक पहुंचती है कि हाँ ये अर्जेंसी है तो कोर्ट सुनेगी। कोर्ट का लगेगा कि नहीं है अर्जेंसी तो कोर्ट नहीं सुनेगी। अगर आप एग्रीव्ड है तो आप उस डिसीजन को आगे चैलेंज कर सकते हैं। जी, चलिए, एक और कॉलर है, आइए जोड़ लेते हैं। हेलो हेलो जी, कौन कहाँ से? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सर, अपना सवाल करें वकील साहब से। मेरा सवाल ये है सर, पार्शल लैंड का है मसला, को शेयर मैं को शेयर हूँ, मदर का शेयर है जी। तो वो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, आज से 70 साल पहले आपके मदर ने कंप्रोमाइज किया है एक को शेयर के साथ, एक ही को शेयर का नाम है, जबकि को शेयर 5 है। तो प्राइवेट कंप्रोमाइजेशन उन्होंने उस वक्त किया है, उसमें थर्ड पार्टी इस्तेमाल की है। मेरी मदर उस वक्त माइनर थी, तो ये और एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ है वो कंप्रोमाइज। माइनर का डॉक्यूमेंट तो वैसे भी वाइड माना जाएगा अगर वो प्रॉपर लीगल गार्जियन से भी हुआ है, उसमें भी कोई अगर वो मैलाफाइड है तो
ये प्योर कॉम्प्लेक्स मैटर लगता है सिविल का। आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे डिपेंड करेगा, वो देखना पड़ेगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन वो दिखा रहे हैं या कुछ अगर डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, भले वो फर्जी भी क्यों ना हो, तो उसको एक बार इवैल्यूएट करना पड़ेगा। आप किसी अच्छे लॉयर से मिलें जो आपके जिले में सिविल की अच्छी वकालत करते हो और जिनको जानकारी, उनको दिखाइए बेसिकली। लेकिन माइनर के डॉक्यूमेंटेशन पे तो मुझे मतलब शक है कि वो ज्यादा विट स्टैंड हो पाएगा, लीगल स्क्रूटनी को कर पाएगा। ठीक ठीक, एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो 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 जी, कौन कहाँ से भाई? हाँ जी, मैं कितने से बोल रहा हूँ, कश्मीर से। जी, सवाल करें। जैसे पुलवामा तहसील त्राल से बोल रहा हूँ। हेलो, जरा थोड़ा लाउडली बोलें। हाँ जी, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ सर। जी जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा सर्विस मैटर चल रहा है। सर्विस मैटर पिछले 8 साल से 2012 से चल रहा है, अभी तक उसमें कोई सुनवाई हुई है, फाइनल हियरिंग में लगा हुआ है। तो अभी तक उसमें कोई नहीं हो रहा। अभी कहते हैं कि कैट बना हुआ है, ना पता चलती है कैट बना हुआ है, ना पता चलती है क्या हुआ है, हमें उसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हुआ है। तो फाइनल हियरिंग में हो, पिछले 3 साल से फाइनल हियर हो रहा है, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है जनाब। इसमें कोई गाइड हमें दिए जाए। ठीक जी, वकील साहब। ये मैं जवाब पहले भी दे चुका हूँ इसी अभी आज के प्रोग्राम में जी, कि मुश्किल है। मतलब हम शुतुरमुर्ग नहीं बन सकते कि कह दें कि आंधी आ ही नहीं रही है। मुश्किल है, चैलेंजेस हैं, डिले है, उसी में सिस्टम में हम सबको चलना है, उसमें कोई चीजें ऐसी नहीं है। तो और आप कोशिश करते रहें। लॉयर आपका बहुत एग्रेसिव होना चाहिए। एग्रेसिव इन से बड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए और धड़ाधड़ लिस्टिंग एप्लीकेशन लगाए, कोर्ट के सामने मेंशन करे, रिक्वेस्ट करे कोर्ट को कि भाई इसमें अर्जेंसी क्या है, और कोशिश करते रहें। देखिए, बैकलॉग्स तो हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। मुकदमे आप इसको ऐसे समझिए जानी साहब कि किसी को, मैं आज से मुझे याद है 4 साल पहले 2016 या 17 गालिबन में मैं एक मैटर में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स कर रहा था जी। तो मुझे आर्ग्यूमेंट्स करने के दौरान ये पता चला कि जो क्रिमिनल अपील सुनी जा रही है जी, वो 1981 की है। 81 की मेरी पैदाइश है, तो 81 की मुकदमे की बहस जो है मेरे मैटर से पहले चल रहा था, वो 2015 या 16 में 17 में मुकदमा चल रहा था जी। तो टेक्निकली अगर किसी को सजा हुई हो और वो बेल पे आया था बाहर, तो शायद उसकी जिंदगी पूरी हो गई हो, वो चला गया हो इस दुनिया से जी, तो भी उसके हक में फैसला नहीं हुआ। अगर वो नाजायज फंसाया गया या वो वाकई वो मुजरिम था, और अगर वो जेल में है तो फिर पूछिए मत। लेकिन कोर्ट्स ने ऐसी चीजें की हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर किसी का कन्विक्शन हो गया और उसने अपील फाइल किया हाई कोर्ट में जी, और अपील पेंडिंग है, क्यू जो है बहुत लंबी है, तो उसके सेंटेंस को यानी सजा को सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर देती थी, हाई कोर्ट मतलब कर देती थी, ताकि भाई किसी को प्रेजुडिस ना हो जी। तो अब इसी सिस्टम में चीजों को चलाना है, और ये एक्सपेक्ट हम लोगों को करना चाहिए कि बहुत जल्दी जो हमारी हुकूमतें हैं वो इस बात को सीरियसली और लेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगी, ताकि ज्यादा जजेस आए, ज्यादा कोर्ट्स हों, ज्यादा वकला हों, तो उससे चीजों का जरा फास्ट मूविंग, बिल्कुल तेजी से सारे मामले हल हो सकते हैं। चलिए, एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। सवाल करें अपना। सवाल है, एक है, मुझे बहन है जी, उसने दावा किया मुझे हिस्सेदारी का। हमें तकरीबन 30 साल से कब्जे इंतकाल है अपने घर भाइयों का जी। हाँ, नहीं, क्या आपका मसला क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? हमें हमारे भाई बहन है जी, वो उसने दावा किया मुझे हिस्सा दे दो, जबकि इंतकाल हमें 4 से 40 साल से हो गया इंतकाल बात के पहले। जी जी ठीक है, मैं समझ गया। बहन ने मुकदमा किया है, इनसे हिस्सा मांग रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी में, और इनके वालिद साहब को इंतकाल हुए जमाना हो गया और बहुत देर के बाद मांग रहे। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर मैं आपको ऐसे बोलूं तो अगर बहन का हिस्सा है तो देना चाहिए, और अगर कोई अनलेस कोई अदरवाइज एग्री नहीं है तो
और अगर बहन या बहन के बच्चे, आपके भांजे या भांजियां, उन्होंने अपने माँ का शेयर पे क्लेम किया है तो उनका राइट बनता है। अगर आप उसको डिफेंड करना चाहते हैं तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह है उनकी चीजों को निगेट करने के लिए इनका जो जिस बुनियाद पे आप ये कहना चाहते हैं कोर्ट्स को कि इनका हिस्सा नहीं बनता, उन डॉक्यूमेंटेशंस को अपने लॉयर को दिखाएं और अकॉर्डिंगली आप मैटर को डिफेंड करें। जी, उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल गया होगा जनाब। चलिए एक और कॉलर को आइए जोड़ते हैं। हेलो हेलो हेलो। नाजरीन से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी टीवी की आवाज बंद रखें और सवाल जवाब फोन पर सुने। हेलो जी, हाँ हेलो जी, बताएं कौन बात, कहां से बात करें? हेलो जी, अरे हमारी जगह पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जी। हेलो जी, हमारी सुन रहे जगह पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और हमारी जगह रहने के बाद भी हमें मीटर नहीं दे रहे हैं वो लोग करंट वाले, तो क्या करना चाहिए? ठीक जी वकील साहब, ऐसा लगता है कि इनकी जो डिस्कॉम कंपनी है जी, वो मीटर नहीं लगा रही है, तो मीटर लगाएंगे, वो क्यों नहीं लगाएंगे? उनके ग्रेवयार्ड्स रिड्यूसल मैकेनिज्म, उसको आप एग्जॉस्ट करें, अपने डॉक्यूमेंटेशन लगाएं। उसके बावजूद नहीं सुनते तो आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दें कि साहब देखो ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। और अगर वो भी नहीं सुनते तो आप सीधे हाई कोर्ट चली जाइए, साहब रिट में देखो ये क्या हो रहा है। तो इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। आपको डॉक्यूमेंटेशन, जो बिजली कंपनी, जो डिस्कॉम होगी, जो कंपनी है, उसको कुछ कागज चाहिए होंगे, जो कागज से ये तय हो कि बिजली का कनेक्शन आपके नाम पे लगेगा, वो आप उनको कागज देंगे, वो लगाएंगे। नहीं लगाते जो मैंने आपको बताया वो कीजिए। चलिए ठीक है। हेलो, एक और कॉलर जोड़ लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? हाँ जनाब, मैं जम्मू कश्मीर से, मेरा नाम जमालुद्दीन है जी, सवाल रखें सर। अपना। मेरा सवाल ये है कि हमने लड़की की शादी की, खुशी से शादी की, उसके यहाँ एक लड़का भी पैदा हुआ है जी। फिर मियाँ बीवी में आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं रहे, ठीक। बहू के साथ जो है लड़का ठीक नहीं रहने लगा और घर से भाग गया। 2 साल हो गए, घर वापस नहीं आया और फोन पर कहता है कि 2 लाख रुपया देकर मैं तलाक दे दूंगा। महर पहले ही अदा कर चुका है, मगर बहू तलाक लेना नहीं चाहती और वो कहते कि मैं लड़के को नहीं छोड़ सकती और न इस घर से निकल सकती। अब आप बताइए सर, क्या इसका हल क्या होगा? जी वकील साहब, तलाक की कार्रवाई कोर्ट के थ्रू भी की जा सकती है। और रही बात घर में रहने की, तो उनका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उनको शेयर्ड एकोमोडेशन का राइट है। और जहां तक मैरिज को डिसॉल्व करने की बात है, उसके लिए आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जी, तो आप किसी फैमिली लॉयर से मिलिए जो फैमिली लिटिगेशंस करते हैं और आप कोर्ट जाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए और कोई कॉलर है, देखते हैं। हेलो हेलो, बात कर सकते हैं? हाँ हेलो हेलो, कौन कहाँ से? हम गोवा से बोल रहे हैं। जी, सवाल रखें अपना। हाँ, सवाल ये है कि हमारे जो ससुराल है तो उसके मतलब एक प्रॉपर्टी है, यानी एक मकान है जी। हाँ, तो वो मकान यानी हमारे सास के नाम पे था, तो सास ने अपनी जिंदगी में 2 बेटों के नाम पे कर दिए हैं। ठीक। ये भाई मतलब 4 है, तो 2 बेटों के सबसे बड़े आपसे छोटे। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज चली गई, आवाज का मसला है। अच्छा, 4 भाई में से मकान 2 भाइयों को दिए हैं हमारी सास। भाई 4 हैं, 2 के नाम पे किया है। हाँ हाँ, सबसे बड़े और सबसे छोटे। तो सबसे बड़े वालों का तो इंतकाल हो चुका है, मतलब, लेकिन 3 देवर है मतलब हमको। तो वो जो 2 भाइयों के नाम पे पैसा है, मतलब बैंक में पैसा है, तो वो पैसा मतलब 2 भाइयों के नाम पे है, मतलब। तो वो पैसा मतलब इन लोग बैंक से कई साल हो गए निकाले ही नहीं, मतलब कुछ कोशिश ही नहीं करे 2 देवरों ने जी। तो क्या मतलब इसका कैसा मतलब नाम जो मैंने 2 बेटों के नाम पे किए हैं। आपका सवाल क्या है कि आप बैंक से पैसा लेना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी जो एक के नाम पे तीनों को मिलना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मतलब सवाल ये है कि जो मकान है ना, तो वो दोनों भाइयों को मतलब मिल सकता है ना? ठीक ठीक। अब अगर वो वालदा जिंदगी में अपने ये काम कर गई हैं
जो इनकी बात समझ में आई वो ये आई कि 4 भाई हैं। जी जी। 2 भाइयों के नाम सबसे बड़े और सबसे छोटे वाले के नाम जायदाद कर दी, जो प्रॉपर्टी घर था जी। और बाकी जो 20 के 2 भाई थे उनके नाम पे जो बैंक में पैसा था इनकी वालदा का वो उनके नाम पे कर दिया। ठीक, सवाल तो इनका ये था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये फैक्ट था। अब सवाल में ये कहना पूछना चाहती होंगी कि वो पैसा भाई लोग जो दूसरे 2 भाइयों पैसा नहीं निकाल रहे हैं उसका क्या हो सकता है? तो उसके 2 मामला हैं, या पैसा निकल नहीं पा रहा है बैंक से तो उसकी कार्रवाई अलग होगी। अब मेरा पैसा है बैंक पे और मैं न निकालना चाहूं, मैं छोड़ के बैठा रहूं, तो इस पे कोई किसी का हक तो बनेगा नहीं, राइट? और मकान चूंकि 2 लोगों के नाम, मतलब एक तरह से बंटवारा हुआ और बंटवारे में 2 भाइयों के नाम घर चला गया, 2 भाइयों के नाम पैसे चले गए। तो फैक्चुअल तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनका सवाल ये है कि बैंक से पैसा नहीं निकल पा रहा है तो उसकी कार्रवाई होगी अलग, और अगर इनका सवाल ये है कि वो बैंक में जिनके नाम पे पैसा है वो निकालना नहीं चाह रहे हैं तो हम क्या करें बाकी के 2 भाई, तो भाई जिसका पैसा है वो निकालना चाहे ना निकालना चाहिए उसकी मर्जी है। जी नहीं, और एक हाँ, ये जो मकान, वो शायद गालिबन वकील साहब ये चाहते हैं कि एक भाई के नाम पे जो मकान है, अगर वो, जैसा कि आपने भी कहा कि अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में तय कर दिया हो तो क्या ये 2 भाई क्लेम कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को? नहीं, अगर फैमिली सेटलमेंट हो गया और उसके हिसाब से चीजें कर दी गई तो उन्हीं क्लेम कर सकते हैं। जी। अब ये जो बैंक का जो पैसा फंसा है, अनलेस कि आप ये दिखाएं उसमें कि इश्यूज हैं या जो सेटलमेंट था वो गलत था, मालाफाइडे था उसमें, या कुछ उसमें डॉक्यूमेंटेशन फोर्ज किए गए हैं, जी, अदरवाइज नहीं है। जी। और ये जो बैंक में जो पैसा रखा है और जो 2 भाई के नाम पे है, तो उसमें क्या इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी है, या फिर वो जो नाम पे रखा या नहीं रखा, ये सिर्फ इनको बताया गया कि पैसा है आप ले लें? देखिए, मैं ये कहता हूं कि किसी भी कोई, अगर जिस आदमी का इंतकाल हो गया जी, और अगर वो दुनिया से उन्होंने विदा ले ली, तो उनके लीगल हेयर्स को चाहिए कि सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा ले कोर्ट से। जी, कोर्ट से सक्सेशन का मुकदमा फाइल होता है जी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल गाड़ी ही है जी, डिसीज जो है उनके नाम पे गाड़ी थी, तो अब आरटीओ में गाड़ी किसके नाम पे होगी, उसके लिए पेपर, वो सक्सेशन सर्टिफिकेट उसका डॉक्यूमेंट होता है, वो आप हर जगह लगाएंगे, हर जगह होता चला जाएगा। जी, शेयर्स है, प्रॉपर्टीज हैं, सारी चीजों के लिए काम आती है। तो नॉर्मली सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा के ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए। चलिए, बेहतर अंदाज में आपने समझा कि आप जब सवाल करें वकील साहब से तो टीवी की आवाज़ प्लीज़ बंद कर दें और फ़ोन पर सारी गुफ्तगू सुनें। और नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं स्क्रीन पर, आप इन नंबरात पर सवाल कर सकते हैं, अपने कानूनी मसाइल पर गुफ्तगू कर सकते हैं। और ये हतमी जो है हमारा मशवरा नहीं है, हम सिर्फ आपके जो सवाल होंगे उन सवालों के मुताबिक ही वकील साहब आपको मशवरा देंगे। अगर कोई बात अधूरी रह जाए, क्योंकि कानूनी मामला है, आप सवाल पूरी तरह से कंप्लीट सवाल रखें अपना कि केस में क्या कुछ हुआ है, कानूनी तौर पर क्या उलझने हैं, क्या मसाइल हैं, ताकि वकील साहब पूरी बात सुनकर आपको बेहतर मशवरा दे सके। वरना फिर आपकी बात अधूरी होगी और कोई चीज़ें ऐसे ही रह जाएंगी बीच में, तो फिर जवाब भी आपको ऐसा ही मिलेगा। आइए कॉलर को जोड़ते हैं। फरूक खान साहब हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर। हेलो। हेलो जी, कौन कहाँ से? हम श्रीनगर से बोल रहे हैं जी, सवाल बताएं अपना। हमारा सवाल ये है जी कि यहाँ JNK का जो क्रिकेट एसोसिएशन है जी, ये क्रिकेट एसोसिएशन कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया जी, और फिर केस चला गया हाई कोर्ट में। सर आपका इससे कोई लेना देना? हाँ, जनरल बात ये कि इससे लोग जो है इफेक्ट हैं। नहीं, आपका इस मसले से कोई कानूनी लेना देना है जिस पर आपने कोई मुकदमा चल रहा है, आप जुड़े हैं इससे? सिटीजन मेरा इसके साथ ताल्लुक है, और बाकी तो जी बताएं। जी जी। तो फिर कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने कहा नहीं, ये एसोसिएशन नहीं चलेगी, आप ऐसा करो कि फला ऑफिसर को वहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाओ जी। तो वो लाया गया वहाँ पर, तो फिर एक तो पिछले 3-4 साल से चल रहा है, और फिर क्या कहते हैं, ऐसे जो है क्रिकेट एसोसिएशन का मयार खत्म हो गया जी। तो इसमें कोई तरीका है कि ये किस तरह से ये अब किया जाए, ठीक किया जाए? जी जी, ठीक है, आपका जवाब देंगे वकील साहब। जी वकील साहब।
देखिए, इसमें एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है जो बीसीसीआई का मैटर था सुप्रीम कोर्ट का, जिसपे आप सब लोग इसके लिए पता होगा जी। और स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का भी उस पे बीसीसीआई के जजमेंट में काफी जिक्र है। और पहले क्रिकेट एसोसिएशन अपने आप को रिट के लिए अमेनेबल नहीं कि हम तो प्राइवेट बॉडी है, लेकिन गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप रिट के लिए अमेनेबल है। तो ये मैटर रिट जुरिसडिक्शन का है। अगर आपको लगता है कि उसमें इनकंसिस्टेंसी है, उसमें जो भी चीजें हो रही है वो ठीक नहीं हो रही है, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो बैठाया गया वो फर्दर इलेक्शन वगैरह कॉन्डक्ट नहीं करा रहे, तो आप इस पे पीआईएल फाइल कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अपने हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। तो इसके लिए आपको पहले तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को डेटा से, इंफॉर्मेशन से एक्विंट करना होगा, और उसके बाद बहुत सारी चीजें आप आरटीआई से भी निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट से, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वगैरह जो भी इसकी ओवरसी वहाँ पे आपका जो भी कॉम्पोजिशन है, और उनको लेटर वगैरह लिखे, उसके बाद आप इस पे पीआईएल फाइल कर सकते हैं। जी चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक और कोई कॉलर है, आज जोड़ते हैं। हेलो हेलो, लगता है कॉलर नहीं जुड़े हैं। एक बार फिर मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि आप अपनी कॉल जब करें, वकील साहब से सवाल करें, तो टीवी का आवाज़ बराए मेहरबानी बंद कर दें, और तफसीली बातचीत आप अपने वकील साहब से कर सकते हैं ताकि आपको सही जवाब सुनने का मौका मिले। एक कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो हेलो दिया है। हेलो, कौन, कहाँ से? कंसोलिडेट करके उसको क्लब करके उसको हेलो जजमेंट और कॉमन डिसीजन दे दिया। हेलो, ट्रायल कोर्ट ने एक फैसला दे दिया। क्या फैसला दिया है, किस सिलसिले में दिया है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वो एक सिविल सूट था पार्टीशन विद टू ब्रदर्स। हेलो, ये पार्टीशन सूट थे और उसको उन्होंने क्लब किया ट्रायल कोर्ट ने, और उसमें कॉमन जजमेंट और कॉमन डिग्री दे दी, एक जजमेंट डिग्री दे दी। तो अदर साइड दूसरे ब्रदर ने उसको चैलेंज किया अपील में, तो कोर्ट हैज नो पावर टू कंसोलिडेट द सूट, टू क्लब द सूट टू पास वन डिग्री और वन जजमेंट इन टू सीट्स। इसमें हमें जरा आप वकील साहब आप सुना है? हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। है। देखिए, कॉन्सोलिडेट अगर दो मैटर को क्लब करके जजमेंट दिया गया और एक कोई फरीक ने चैलेंज किया है कि दिस कुड नॉट टू हैव बीन कंबाइंड क्लब्ड, तो अब अगर मैटर पेंडिंग है कोर्ट में तो कोर्ट डिसाइड करेगी। देखिए, जो कॉन्सोलिडेट करने का जो फैक्टर है वो कोर्ट्स देखती हैं कि इश्यूज क्या फ्रेम हुए थे, और अगर इश्यूज फ्रेम बेसिकली, और उसके बाद क्या कॉज ऑफ, क्या जो प्रेयर्स हैं वो करीब करीब सेम है। कभी कभी क्या होता है कि 2-3 मुकदमे होते हैं, कोर्ट उसको अगर एक ही कॉज मैटर में एक साथ ही डिसाइड कर लेती है, प्लस कंबाइन करने में, कॉन्सोलिडेट करने में कोर्ट्स अलग अलग चीजों को डील करती है। तो अगर वो जजमेंट जो पास हुआ है, इफ इट सफर्स फ्रॉम एनी परवर्सिटी, अगर उसमें कोई लीगल एरर है जजमेंट की फाइंडिंग में, तो सिंस यू हैव ऑलरेडी चैलेंज्ड, तो आई थिंक कि यू शुड वेट फॉर द आउटकम ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम द एपेलेट कोर्ट। जी चलिए, एक और कॉलर है, आइए जोड़ते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, हमारा पिताजी का ये 22 बीघा जमीन है जी, तो हम लोग भाइयों में बंटवारा करना चाहता है, लेकिन एक भाई नहीं देता। आप लोग को एक बार पूछा था जी, लेकिन अभी वो मालूम हो गया कि हम लोग बंटवारा में जाएगा, तो वो बोलता है जो 20 साल के बाद मिलेगा, हम ऐसा बंटवारा करने नहीं देगा, कोर्ट में जाऊंगा, ऐसा करूंगा। तो आपको बोलना है वकील साहब को, हम लोग को अल्लाह ने एक सुजुग दिया है, ये सुजुग वकील के पास बात करने का, हम लोग का ऐसा आदमी भी नहीं है, तो ये पार्टीशन का डिटेल्स कैसे करना है थोड़ा बताइए ना। जी ठीक है, वकील साहब आपको जवाब देंगे, बताएं। अब पार्टीशन का मुकदमा फाइल करें। अगर आप 3 भाई चाहते हैं कि बंटवारा हो, चौथा नहीं चाहता बंटवारा हो, वो कोऑपरेट नहीं करता, फैसिलिटेट नहीं करता, तो 3 भाई मिलके मुकदमा फाइल करें पार्टीशन का, कोर्ट पार्टीशन करके देगी, कोई दिक्कत नहीं है। सूट फॉर पार्टीशन फाइल ही इसीलिए होता है। देखिए, अगर आपस में अपनी सहमति से, अपने रजामंदी से अगर कोई चीज निपट जाए तो अच्छी बात है, पर कोर्ट इसीलिए तो है ना कि अगर आप नहीं निपटा सकते अपने सिविल डिस्प्यूट्स तो आप आइए कोर्ट,
कोर्ट उसको अपने हिसाब से कानून के साए में, कानून के निगरानी में उन चीजों को कोऑर्डिनेट करेगी, उसको इवैल्यूएट करेगी और फैसला देगी और पार्टीशन कर देगी। जी वकील साहब, इसमें फैसला किस तरह से होगा? अक्सरियत की बुनियाद पर दिया जाएगा, 3 भाई राजी हैं इसलिए, या फिर नहीं किस तरह से होगा? उस भाई को भी बुलाया जाएगा? मान लीजिए कि अक्सरियत की नहीं, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सरियत का मामला असल में कोर्ट जो है वो डेमोक्रेसी के फॉर्मूले में नहीं चलती, कोर्ट चलेगी कानून के हिसाब से। मान लीजिए कि 4 भाई हैं, जैसे इन्हीं के केस में 4 भाई में एक भाई चाहता है कि मुझे अलग कर दो मेरा हिस्सा देके, 3 भाई करने को तैयार नहीं है, तो एक भाई का भी उतना ही हक है। कोर्ट इंडिविजुअल लेवल पे राइट्स को डिटरमिन करती है। तो अगर 4 भाई हैं, 3 नहीं चाहते, एक चाहता है, तो वो बंटवारा जाके फाइल करे, बंटवारा होगा। अच्छा, बंटवारा करके उसका मिल जाएगा। अगर वो 3 भाई एक साथ रहना चाहते हैं तो वो रहे और इसका भाई का हिस्सा दे दे। ठीक ठीक, चलिए एक और कॉलर है, आइए जोड़ लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कौन कहाँ से? मैं JNK से गुलाम नबी बोल रहा हूँ। जी सर, सवाल रखें अपना। जी, मेरा बाप है घर जमाई, जिसको हम दामाद कहते हैं जी, पिछले 7 साल से है वो। ठीक, एक मेरा मामा है और एक मेरी मासी है जी। तो उस दिन जितना भी हो सके तो मेरा बाप को दे दिया हिस्सा अपने ससुर ने। तो अब वो मासी उठते हैं और ये हिस्सा मांगते हैं, क्या वो किससे कट जाएगा, मामा से या मेरी माँ के हिस्से से? ठीक ठीक है, वकील साहब जवाब देंगे। वो डिवीजन देखना पड़ेगा कि आपके नाना होंगे ना, वो अगर आपके नाना क्या चीजें छोड़ के गए, नाना ने क्या क्या चीजें कैसे बंटवारा किया, आपके वालिद साहब को न दे के वो बेसिकली आपकी वालदा को दिया गया होगा जी, और या आपके वालिद को भी दिया। अगर आपके वालिद ने उनकी खिदमत की होगी तो उनको भी वो कुछ कर सकते हैं जी। भाई एक विल करने का पावर तो उनको वसूल करने का तो ही है। बाकी अगर आपके मामा और आपकी खाला अगर वो लोग क्लेम करते हैं कि जो प्रॉपर्टी आपकी वालदा को या आपके वालिद को आपके नाना ने दिया उसमें कोई एनोमली है, तो वो फैक्चुअल एजर्शंस देखने पड़ेंगे कि क्या कितना छोड़ के गए, क्या वो मकरूज वगैरह थे, क्या क्या चीजें कैसे हुई, तो ये डिपेंड करता है उन चीजों पे। तो अगर ये मैटर कोर्ट तक पहुंच गया है तो ऑलरेडी आप डिफेंड कर रहे होंगे, अगर कोर्ट तक नहीं गया है वो तो आप लोग आपस सुलझा ले, नहीं सुलझता तो जो एग्रीव्ड होगा वो कोर्ट चला जाएगा जी। चलिए एक और कॉलर है, आइए जोड़ लेते हैं। हेलो, हाँ हेलो जी। हाँ जी, मेरा नाम साबेरा शेख है जी, सवाल रखें अपना। हाँ, मैं न्यू बम्बई से बात कर रही हूँ जी, सवाल बताएं। जी, मैं न्यू बम्बई से बात कर रही हूँ, मेरा नाम साबेरा शेख है जी। मेरे 2 सवालात है सर जी, बताएं। मेरा कान है ना, कान में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। हेलो, हाँ जी, मेरे 2 सवाल है। नहीं, वकील साहब से क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मेरे को कान में ऐसी आवाजें आती है, कुछ अलग ही तरह की आवाज आती है। आपने गलत जगह कॉल किया है गलत जगह कॉल किया है। आपके ये कानूनी मसाइल के लिए है, ठीक है? तो प्लीज़ ज़रा प्रोडक्शन इस देखें इस तरह की कॉल्स को, हो सकता है उन्होंने गलत जगह कॉल किया है। तो वकील साहब, जिस तरह से आपने कहा कि प्रॉपर्टी की जो एक और मुश्किल भी है एक्चुअली। जी जी, मेरे नाम के पीछे डॉक्टर लगा हुआ है तो लोग मुझे कभी वाला डॉक्टर भी समझ बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। ये मैं वजाहत कर दूं कि मैं लॉ में PhD हूं, मैं मेडिकल वाला डॉक्टर। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, गलतफहमी हो गई हो। वकील साहब, जायदाद की तकसीम को लेकर जिस तरह के मामले अक्सर आप देख रहे हैं, काफ़ी तजुर्बा आपका इसमें रहा है। अभी जिस तरह से 4 भाइयों का जो मसला है उसमें एक इससे पहले भी हमारे पास सामने एक मामला आया था कि जायदाद है ही इतनी बहुत छोटी सी, उसके हिस्से नहीं हो पाते हैं अक्सर, और होते भी हैं तो फिर वो बेफैज़ होता है ना, किसी के काम की नहीं रहती। तो ऐसे इस तरह के मामलात में अदालत किस तरह का फैसला देती है? देखिए, उसमें क्या होता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए एक दुकान है और मान लीजिए कि वो 100 स्क्वायर फीट की दुकान है, 150 स्क्वायर फीट की दुकान है, वो 4 भाइयों के बीच में है जी। तो उसको आप बंटवारा तो कर नहीं सकते, 25-25 फीट की, प्लस दरवाजा एक ही है, फ्रंट पे दरवाजा है, बाकी कहीं से एक्सेस भी नहीं है जी। इसमें बंटवारे में क्या होता है कि नॉर्मली शेयर्स खरीद लिए जाते हैं जी। मान लीजिए 4 भाई हैं, 25% के शेयर होल्डर है, आपस में अगर तय होता है तो ठीक है, कोर्ट्स भी ऑफर करते भाई ठीक है आप ये शेयर खरीद ले या ये आप कर ले या वो कर ले।
तो उसमें सिर्फ क्या होता है कि एक आदमी सबके शेयर्स खरीद लेता है, एक उसकी प्रॉपर होती है वैल्यूएशन। मान लीजिए दुकान 10 लाख रुपए की है जी, तो 2.5 लाख रुपए एक हिस्से में हुआ भाइयों के, तो वो 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए एक आदमी जो मैंने अगर रिटेन किया तो मैं 7.5 लाख रुपए दे दूंगा, राइट। अब मान लीजिए कि चारों भाई ये इस बात पे जिद्दा पे हैं कि नहीं साहब हम एक पैसे भी नहीं देंगे, हम किसी और को देंगे भी नहीं, ऐसे मसले भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस सूरत हाल में कोर्ट उसको एग्जीक्यूशन पे निकाल देगी, बिकवा देगी और पैसे बंटवा देगी कि लो भैया ये पकड़ो और जाओ जी। तो ऐसी चीजें ऐसे ही निकल के आती हैं। नॉर्मली अमूमन हमने ये देखा है कि फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल का एक्सरसाइज करके लोग कोई ना कोई शेयर उनका ले लेता है भाइयों में जी। और दूसरा क्या होता है इसमें, आप ये देखिए कि और भी प्रॉपर्टीज हैं तो प्रॉपर्टीज में एडजस्ट हो जाता है कि ठीक है भाई, मान लो घर में मेरा शेयर है, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, तुम वहां दुकान में शेयर ड्रॉप करो, तो वो वैल्यूएशन लगा के हो जाती है अगर आपसी में है तो। और अगर कोर्ट में है तो कोर्ट भी वैल्यूएशन लगवा के रजामंदी से वैल्यूएशन लगा के और चीजों को अकॉर्डिंगली एक फेयर और इक्विटी और नेचुरल जस्टिस के पैमाने पर रखते हुए चीजों को डिवाइड कर दें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर है, आइए जान लेते हैं कौन है। लास्ट कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से भाई, सवाल रखें। मैं बानीपोरा से बोल रहा हूँ जी। सर हमारे 2 भाई थे जी, एक तो बड़ा था, दूसरा छोटा था। जो छोटा था वो शीर खारगी में 3 दिन की शीर खारगी में वो दूसरे ने वैसे तो पेसर पर्वत ले लिया। जहाँ वो पेसर पर्वत ले, इसको बैद में अपना लड़का भी पैदा हुआ था और इसके बाद उसने पेसर पर्वत बेटे को भगा दिया जी। भगाने के बाद उसने जो इसका असली भाई जो था उसने सारी वरासत अपने नाम पर कर दी और इस भाई को 2.5 कनाल के आसपास इसको वैसे तो डिग्री बाई दिया था और सारी वरासत अपने नाम। क्या हमने इसमें कोर्ट में बांडीपोरा में अपनी अर्जी दायर किया, केस किया था, क्या इस भाई को अपना हक मिल सकता है जो वैसे पिछले पर्वत गया था? हम वकील साहब से ये बात जानना चाहते हैं कि इस मसले को हम क्या करेंगे। जी वकील साहब, मुख्तसर टाइम वक्त की कमी है। अगर मुकदमा फाइल कर दिया है तो फिर इंतजार करें अदालत का, मुकदमे को अच्छे से लड़ें और मुकदमे को अच्छे से लड़ने के बाद अदालत जो फैसला कर दे वो बेहतर है। उससे आप रजामंद हैं तो मान लें, नहीं रजामंद है तो उसको आप चैलेंज करें। चलिए वकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वक्त बहुत कम है फिर भी आपने बहुत मुफीद मशवरे लोगों को दिए यहाँ पर। तो नाजरीन, वकील साहब में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।